कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो 2-3 बातें करी थी, 3 पॉइंट पढ़ाया था। उसमें हमने एक पहला पॉइंट पढ़ाया था आपको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कल की बात को 5 मिनट में समराइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर की संरचना में सेल नहीं होती। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। पहला पॉइंट जो पढ़ा था। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो या तो सिंगल सेल का बना है, एक सेल का बना है, और या तो मोर देन वन सेल का बना है। सिंगल सेल का बना है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि बैक्टीरिया है, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अमीबा है, जैसे एग्जाम्पल दिया था यूग्लिना या पैरामीशियम है, सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। कहा था कि अगर एक से अधिक सेल का बना हुआ है तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 10 टू द पावर 14 सेल्स होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी सेल, लेकिन मम्मी के पेट में पहले दिन हम लोग जाइगोट थे, सिंगल सेल थे। आश्चर्य होता है नहीं, कितना सेल डिवीजन हुआ होगा एक सेल में, तब जाके 10 टू द पावर 14 सेल बनी होगी। एक बात और करी थी, कहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में फंजाई आए, फंगस जिसको कवक कहते हैं, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे। नहीं, एक बात और बताई थी, कहा था ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, ये अमर हैं, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ जब हम अचीव करते हैं तो कुछ न कुछ खो जाता है। वो है ना, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। आप देखो, सबको सब कुछ नहीं मिलता। जैसे देखो, कुछ बच्चे हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। आप सुबह आ गए थे पढ़ने, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना बचपन जी रहे हैं बहुत अच्छे से। नहीं, मम्मी अब नाश्ता किया तमाम तरीके का, उसके बाद अपना गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम का एकदम रूम बना रखा है। वो बचपन जी रहे हैं तो उनको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अब आप इधर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उधर वाला पक्ष जा रहा है, लेकिन इधर मजबूती से हमें सिलेक्शन मिलेगा। हमेशा सब कुछ नहीं मिलता। हम लोग बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हो सकते, क्यों? खेलते कितनी देर तक है। कोई बहुत अच्छा प्लेयर है तो पता लगा हाई स्कूल फेल है। सब कुछ नहीं मिल सकता ना, एजुकेशन भी नहीं मिल सकती एक साथ। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी लिखना नहीं है जो बता रहा हूं मैं लिखवाऊंगा तब लिखना है। मान लीजिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कोई सेल है। अच्छा, ये सेल है मान लिया, ये न्यूक्लियस है, यूकैरियोट मान लिया। सेल भी 2 प्रकार की है, एक सेल होती है प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। एक्चुअली मैं खुद मैथमेटिशियन था, तो हमको कह लगता था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियन, कैरियन का क्या मतलब है। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कहते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छा नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और जब वेल डेवलप्ड, यू मीन्स होता है ट्रू, यूकैरियोटिक सेल मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सेल भी 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। मैं एक फिगर भी बनाऊंगा
और डिफरेंसेज नोट करवाऊंगा। पहला अंतर क्या है, दूसरा अंतर क्या है। तो पहला अंतर मैं नाम का ही बताऊंगा। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब बोलो मेरे साथ, बोलो, ऐसी सेल या ऐसी कोशिका जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता। एक अंतर याद करवा देता हूं। और ऐसी कोशिका जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो एक बात बताई थी, पहले समझा देते हैं फिर लिखवाते हैं। हमने बताया था बिना समझाए हम कुछ नहीं लिखवाते। तो जरा देखो, ये सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये उसका न्यूक्लियस है। अब देखो, ये सेल सारी वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी और अकेले जीवित रहेगी। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये कोई जीव है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक सेल के बने हुए जीव को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसमें दो खास बात होती है। इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की क्षमता है, ये अकेले सरवाइव कर ले। अपने यहां ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि जैसे देखो, मेरा नाम रख दिया गया प्रदीप, तो प्रदीप हो गया। दिनेश सुरेश महेश लिख दिया जाता तो दिनेश सुरेश महेश हो जाता। असलियत में मैं प्रदीप थोड़ी हूं, मैं हूं होमो सैपियंस सैपियंस। हमारे सर पूछा करते थे आपका नाम क्या है, तो आदमी अपना नाम बता देता था। कहते थे ये नाम नहीं है, हमारा रियल नेम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। हम सभी लोग क्या हैं, मनुष्य हैं। तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस सैपियंस। अब हमारा आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, उसके लिए एक नाम दे दिया गया है ना। तो जैसे मैं कहूं कि हु इज मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी, कौन है मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी, हमारा स्केलेटल सिस्टम कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हमारा नर्वस सिस्टम, या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, कोई नहीं। इनका एक समूह है। जब ये सारे सिस्टम मिल गए तो एक जीव का निर्माण हुआ, और ये सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं नहीं। इसीलिए बताया था कल, आज फिर बता रहे हैं कि वी आर नथिंग बट ओनली ए सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों का एक समूह है, एक सेट है, एक समुच्चय। भाई इसी में देखो, हड्डियों का एक ढांचा है, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स लगी हुई हैं, मस्कुलर सिस्टम, जिससे दोनों मिलकर के लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या अंतर है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो देखो, अभी मूवमेंट चल रहा है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। मूवमेंट चल रहा है, हमारे लिप्स चल रहे हैं, पलकें हमारी चल रही हैं, ये मूवमेंट है। इसी समय हमारा हार्ट धड़क रहा है, ये मूवमेंट है। इसी समय हमारी आंत में भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है, पेरिस्टाल्टिक, ये मूवमेंट है। हमारा हाथ अगर हिलता है, लिखते हैं, तो ये मूवमेंट है। लेकिन हम यहां से चल के यहां आ गए, तो ये हमारा जो हब होता है, हम लोगों का हब, हम लोगों का सेंटर ऑफ मास है। हम लोगों का जो हब है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर देता है स्पेस में, उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। और लोकोमोशन बिना मूवमेंट के नहीं हो सकता। इसलिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर, जैसे ऑल बिहारी आर इंडियन बट ऑल इंडियंस आर नॉट बिहारी। सम ऑफ देम आर उत्तर प्रदेशियन, सम ऑफ देम आर महाराष्ट्रियन, सम ऑफ देम आर गुजरातियन। देख रहे हो गुजरात वाले कितना कमाल कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जैसे मान लो कि मैं कोई सुपर नेचुरल पावर होता और अपने किसी एक सिस्टम को अलग कर देता और कहता इससे कि तुम सरवाइव करो। मैंने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम निकाल लिया,
हार्ट सहित और ऐसे रख दिया और कहा हे सर्कुलेटरी सिस्टम तुम सरवाइव करके दिखाओ, तो जीवित रह पाएगा? नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी खास बात होती है कि वो अकेले जिंदा रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले सरवाइव कर लेता है। क्यों सरवाइव कर लेता है? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लिविंगनेस। जो इसको जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को कर लेगा। कैसे? बाहर से ले लिया ऑक्सीजन, डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ गई, CO2 को बाहर कर दिया, रेस्पिरेशन कर लेता है अकेले। नहीं, जो अमोनिया बनी वो डिफ्यूजन से बाहर आ गई, एक्सक्रीशन कर लेता है अकेले। और इसने कुछ बाहर की चीजों को फैगोसाइटोसिस के द्वारा खा लिया, अब ये चीज आ गई अंदर, इसके चारों ओर बना लिया एक खोल और ये बन गई फूड वैक्यूल। इसके अंदर डाइजेशन भी कर लेगा, डाइजेशन कर लेता है। और क्या करता है? अपने फ्लूइड को चारों तरफ घुमाता है, ऐसे साइक्लोसिस कर लेता है, सर्कुलेशन कर लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है, एक्सक्रीशन कर लेता है, डाइजेशन कर लेता है, और जरूरत पड़ने पर डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिप्रोडक्शन भी कर लेता है, रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। तो सारी चीज खुद अकेले कर लेता है, इसलिए इसको अकेले सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेले सर्वाइव, ये सर्वाइवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न तो टिश्यू की है, न तो आर्गन की है, न ही आर्गन सिस्टम की है। एक बात बताई थी कल, आज फिर से रिपीट कर दूं। सबसे सिंपल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सेलुलर। सेलुलर के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद आर्गन, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम। तो देखो, सबसे सिंपल था सेलुलर ग्रेड, और सेलुलर ग्रेड से जब कॉम्प्लेक्स बॉडी बनी थी तो क्या बना था? टिश्यू। आपको याद हो, मैं पढ़ाऊंगा, ये यहां की बात नहीं है इसलिए लिखवाना नहीं चाह रहा हूं, इसको लिखवाऊंगा एनिमल किंगडम में, जब मैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाने लगूंगा तब लिखवाऊंगा। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। कहा था कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य में, संरचना में, उत्पत्ति में एक समान होता है, ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। कई टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं और किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, कोई एक विशिष्ट कार्य करने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्गन। तो टिश्यू से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? आर्गन। और आर्गन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? जब कई आर्गन मिलकर के एक ही फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, एक ही कार्य करने लगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्गन सिस्टम। इससे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। डॉक्टर रमेश गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा है कि इवोल्यूशन रूपी वृक्ष के सबसे ऊपरी टहनी पर लगा हुआ सुंदरतम फल है मनुष्य। क्या मतलब है इसका? मतलब जो ये 400 करोड़ साल तक इवोल्यूशन चला, उसका रिजल्ट क्या निकला? हम मनुष्य बना, ह्यूमन बना। नहीं तो हमसे कॉम्प्लेक्स किसी की बॉडी नहीं है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? ह्यूमन, स्ट्रक्चर वाइज भी और ब्रेन वाइज भी। देखो, आपसे मिलेगा, आपसे हाथ मिलाएगा, कहेगा आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन मन में एकदम जलन भरी हुई है। मिल जाओ अकेले मत डालेंगे। और क्या कर रहा है? मिल के खुशी हुई। मनुष्य बहुत खतरनाक है। आपको देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो खुश है। एनिमल में ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास डॉगी हो, कैट पाल रखी हो आपने, कोई जानवर हो, देखो खुश हो जाएगा तो पूंछ हिलाएगा, एकदम आके ऐसे लेटने लगेगा, इसका मतलब वो रियल में खुश है। और गुस्सा रहेगा तो ऐसा देखो। मनुष्य ही एक ऐसा है जिसे जाना नहीं जा सकता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। नहीं सोच, क्योंकि ब्रेन जिसके पास जितना आ गया वो उतना खतरनाक हो गया। बोलो, अच्छा, कोई किसी दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, हाईली स्पेशलाइज्ड है। बताओ भैया, लंग्स कभी ब्लड का सर्कुलेशन कर सकते हैं?
फेफड़े केवल सांस लेते, बस गैसीय एक्सचेंज। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाए। ये मछली हवा में क्यों मर जाती? मछली हवा में क्यों मर जाती है? मेम्ब्रेन है, फेफड़े नहीं है। ये कह रहा है फेफड़े नहीं है इसलिए मर जाती। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। चलो हो गया काम। उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, और गिल्स इस प्रकार से स्पेसिफाइड हैं कि वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन तो ले सकते हैं, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं, एयर से गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ड्यू टू एस्फेक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, और हम पानी में मर जाते हैं। बड़ी अच्छी बात। मछली हवा में मर जाती है और हम पानी में मर जाते हैं। हम पानी में क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, ये एयर से तो गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं, वाटर से नहीं कर पाते। अगर हम लोगों के पास गिल्स होते तो पता लगा प्रदीप सर गर्मी की छुट्टी मनाने गए लाल महासागर में, और वहीं तुम भी मिल गए, अरे सर आप भी यहीं आए हैं? अच्छा। पता लगा वहां हम लोग घूम रहे हैं, बस एक इलेक्ट्रिक रॉड लिए हैं हाथ में, कोई आएगा टच करा देंगे, भाग जाए। एक सेफ्टी कोट पहनना पड़ता। पता लगा फैमिली सहित वहां मेडिटेरेनियन सी में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में छुट्टियां मनाने गए, जैसे हम लोग पहाड़ों वहाड़ों पे जाते। लेकिन आप पानी के अंदर मर जाते हैं। स्पेशलाइजेशन है। किसी के की आंखें चाहे जितनी सुंदर हो, चाहे जो कलर हो उनका, गहरी नीली हो, हरी नीली हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, वो सिर्फ देख सकते हैं, वो सुन नहीं सकते। अजी फोन आता है तो ऐसे थोड़ी कर, हेलो कैसे करते हैं? हेलो। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए कौन से ऑर्गन है? ईयर्स। कान किसी के कितने भी सुंदर हो, वो सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और किसी के कान में रसगुल्ला ठूसो, बोलो कैसा लग रहा है, चूते मार देगा, उठ निकाल देगा। अब बोलेगा ये भी कोई चीज है? अरे रसगुल्ला खिलाओ, क्योंकि टेस्ट लेना है तो कौन लेगी? क्योंकि हम किसी चीज को 5 तरीके से जान सकते हैं, देख कर, सुन कर, सूंघ कर, छू कर, चख कर। कोई छठा तरीका जानते हो तो हमें बताओ। हम किसी चीज को सिर्फ 5 तरीके से जान सकते हैं। या तो देख कर जान लें, देख कर तो जान ही लेते हैं, हेलो हम लोग कहीं मिले हैं क्या, हमने आपको कहीं देखा है क्या, देख कर जान लेते हैं। आप आते ही समझ गए प्रदीप सर, देख कर। और देखने के लिए जैसे हमको इसको देखना है तो ये नहीं हमें अपनी आंखें इसको सटानी पड़ेंगी, ऐसे दूर से देख लेते हैं। सुनकर जान सकते हैं आप, जैसे देखो टर टर की आवाज आ रही है, इसका मतलब लायन बोल रहा है? मेढक बोल रहा है। देखो तुमने एग्जैक्ट वही किया जो मैं चाह रहा था। मैं जानता हूं लायन टर टर नहीं बोलता, नहीं, आपने मेरी बात पर मोहर लगा दी। न तो बरसात का सीजन है, ना यहां मेढक है, और ना मैं मेढक हूं। मैंने सिर्फ आवाज निकाली और आपने यह बता दिया कि यह फ्रॉग है। इसका मतलब आप ये जान गए कि सुनकर भी जाना जा सकता है। देखकर हो गया, सुनकर हो गया, सूंघ कर, स्मेल से भी जान जाते हैं। कई बार मैं देखता हूं क्लास चल रही है और किसी ने बगल में ऐसे नाक दाब ली, इसका मतलब वहां कुछ बैड स्मेल है। और कई बार स्प्रे वगैरह मार के आओ तो अच्छी स्मेल होती है। गाना भी लिखा गया। अच्छा, बायोलॉजी वालों को, मतलब गाना लिखने वालों को बायोलॉजी बहुत आती है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, इसका मतलब सूंघ कर भी जाना जा सकता है। लेकिन इन तीनों चीजों में नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन रिसेप्टर्स को टीलो रिसेप्टर्स कहते हैं। टीलो रिसेप्टर्स, दूर से आने वाली चीजों को रिसीव कर लिया।
देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर, छूकर भी जाना जा सकता। जैसे आपने मुझे छुआ यहां, तो ये छुअन मालिक के पास पहुंची, ये छुअन मालिक के पास पहुंची सेंसरी नर्व के द्वारा। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते समय बात करूं। अब मालिक ने क्या किया, इसकी एनालिसिस करी, इसकी एनालिसिस करी, गुड टच और बैड टच। मालिक ने कहा दिस इज बैड टच। तुरंत खट से यहां के मसल को आदेश किया, हट आओ यहां से। और लगा गुड टच, ये निगेटिव रिस्पांस। और लगा गुड टच, तो फिर थोड़ा थोड़ा क्यों छू रहे, पूरा ही छू। फिर थोड़ा थोड़ा क्यों। पॉजिटिव रिस्पांस, एक पॉजिटिव रिस्पांस है, एक नेगेटिव रिस्पांस है। तो देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, है ना, छूकर, ये 5 तरीके हैं। इसीलिए ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। इसीलिए जब तुम हवा में बात करते हो, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा, और तुम्हें इंडिया के लिए प्रेम है और तुम कह रहे हो भारत जीतेगा, तो तुम कहते हो पता नहीं मेरा 6th सेंस बोल रहा है। 9th नहीं बोला आपने, 10th नहीं बोला, कौन सा सेंस बोला? ये 6th सेंस क्यों आया? क्योंकि 5 हैं जो रियल में हैं, 6th वो वाला है जो होता ही नहीं है। 6th सेंस तो मोहब्बत पर डिपेंड करता है, जिससे है वही जीतेगा, जिंदाबाद। भारत के हैं तो भारत जीतेगा, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान। हाईली स्पेशलाइजेशन है, एक आर्गन किसी दूसरे आर्गन के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे आंखें सिर्फ देख सकती हैं, फोटो रिसेप्टर, सुन सकते हैं ऑडियो रिसेप्टर, देख सकते हो विजुअल, कहते हैं विजुअल, ऑडियो, वीडियो जिसको देख पाए आप, ऑल्फैक्टरी जिसको सूंघ पाए आप। और हमारा सारा सिस्टम मिलके काम करता है। अगर कोई एक सिस्टम समाप्त हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है। किसी की किडनी खराब हो जाए उसकी डेथ हो, किसी का हार्ट सडनली बंद हो जाए, स्टॉप कर जाए, उसकी डेथ हो जाए। सर्कुलेशन कोई दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकता। और शरीर हमारा बहुत छोटा है, यहां शुरू यहां खत्म। हाथ और पैर तो बॉडी के वेट को बियर करने के लिए होते हैं। हाथ और पैर शरीर के वेट को धारण कर, शरीर की बात करें तो इतना, सिर्फ इतना छोटा है, यहां हेड से शुरू यहां पे खत्म, इतनी बॉडी है हमारी। वो तो पैर की वजह से थोड़ी बड़ी हो। बोले उनको गोली लग गई, बोले कहां लग गई, बोले हाथ में, बोले कोई बात नहीं, बोले पैर में, बोले कोई बात नहीं, बोले सीने में लगी, बोले आए अब लगी बॉडी में, सीने में लगी तो ऐसा तो नहीं है कि लंग्स पंचर हो गया, हार्ट पंचर हो गया। चूंकि मेन, अच्छा बताओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैर में है, हाथ में है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कहां है? बॉडी में। और एक बात बताएं आपको, एक बात पढ़ाऊंगा जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा, तो जैसे हम लोग ऐसे पहले 4 पैर से चलते थे, डिमोशन हो गया, अभी 11 नंबर पर आ गए, 2 पैर से चलने लगे, बाइपीडल लोकोमोशन हो गया, खड़े हो गए। तो जब हम ऐसे चलते हैं तो ये होता है एंटीरियर। जिस डायरेक्शन में हम अपने मन से चलें वो होता है एंटीरियर, और उसके अपोजिट होता है पोस्टीरियर। इसीलिए जितने सेंसरी ऑर्गन हैं सब एंटीरियर में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे चलते हैं आंखें यहां हैं, आंखें इधर थी चल इधर रहे थे, तो गड्ढे देख पाओगे, सूंघ पाओगे? बैड स्मेल आ रही है, उधर से कोई पॉइजन आ रहा है, उधर से कोई बोल रहा है, तो सारे सेंसरी ऑर्गन तुम देखो। तुम इसलिए तो कहते हैं इवोल्यूशन हुआ है, तुम ऐसे अचानक नहीं बने, 400 करोड़ साल लग गए तुमको बनने में। इसलिए जो एंटीरियर है, यहां आंखें हैं, यहीं पे नोज है, यहीं पे माउथ है, यहीं पे ईयर्स, सारे सेंसरी ऑर्गन हमेशा कहां होते हैं? एंटीरियर। और एक बात, जब आप ऐसे रहते हैं तो बॉडी का वो सरफेस जो स्काई आसमान की तरफ होता है उसे डार्सल कहते हैं। आसमान पिता है, धरती मां है, मां हमेशा प्रोटेक्ट करती। जो ऑर्गन्स अर्थ की तरफ है वो वेंट्रल है, ये वेंट्रल हो गया हमारा, ये डार्सल हो गया हमारा। इधर से आ रहा था वेंट्रल, इधर से आ रहा था डार्सल, ये यहां मैच कर गया,
मैं लिखवाऊंगा ये सारी चीजें। ये टी शर्ट में जहां सिलन है, दिस इज लैटरल साइड, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल और दो लैटरल, इसलिए बाइलैटरल। ऐसे लैटरल, बाइलैटरल, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। हम जब उठ के खड़े हो गए तो हमारा जो वेंट्रल सुरक्षित था। बताओ हम कभी किसी स्टूडेंट को पीटते हैं तो कैसे पीटते हैं? बाल लेके झुका लिया, पीठ पे ऐसे नहीं मारते कि ये इधर कर दिया, पेट पे मार दिया। इधर बहुत नाजुक आर्गन्स है, इधर चोट लग जाएगी। लेकिन ये नाजुक आर्गन्स हमारे सामने आ गए जब हम उठ के खड़े हो गए। इसलिए युद्ध मैदान में जाते समय कवच पहनते हैं। कहां पहनते हैं? सीने में, पेट में, यहां बांध के कवर करते हैं। पीठ थोड़ी खुली रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि डार्सल है, वेंट्रल ये है हमारा। तो हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है इससे। और बाद में सेक्स अलग कर दिए गए, मेल फीमेल। तुम इनकम्प्लीट हो, ये लोग भी इनकम्प्लीट हैं, हम लोग भी इनकम्प्लीट। हम अकेले मेल हैं। अगर हम जिंदगी भर अकेले रहें तो हमारे घर चिल्लर कभी नहीं आएगा। फुट कर ले आओ, कुछ नहीं होता। उसके हार्डवेयर सिस्टम गायब है। अंदर सॉफ्टवेयरिंग प्रोग्राम नहीं डाला गया। जैसे कंप्यूटर नहीं होता, नया नया मोबाइल लेते हो कहते हैं इसमें कुछ नहीं। समझ में आया? अच्छा आप सुनो एक बात, इंपॉर्टेंट बात। बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय बताऊंगा, अगर वो फीमेल है तो ओवरी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, और अगर वो मेल है तो टेस्टिस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। इसलिए ना वो मेल है ना वो फीमेल है। अच्छा एक बात और बतानी, तब लिखवाते 2 लाइन। पहले समझ लो चीजें। समझ पा रहे हो जो बता रहे हैं? अब सुनना। तो जैसे मेल है फीमेल है, एक घर हो गया मेल, एक घर हो गया फीमेल। एक जगह मेल गैमीट बनेगा, एक जगह फीमेल गैमीट बनेगा। जब तक इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, बेबी नहीं बनेगा, या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना? इसलिए कहा गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने होता है उत्पादन, और रिप्रोडक्शन माने पुनः उत्पादन। पुनः उत्पादन क्यों? व्हाई रिप्रोडक्शन? तुम उसको पढ़ते हो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नहीं है, वो है रिप्रोडक्शन। री माने पुनः और प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। जैसे हम लोग आए मम्मी पापा के मिलने से, मम्मी पापा के मिलने से हम लोग आए, तो क्या मम्मी का अवतार हुआ था? प्रकट हुई थी क्या? मम्मी आई थी नाना नानी के मिलने से, और पापा आए थे दादा दादी के मिलने से, या बाबा आजी के मिलने से, जो कहते हो तुम्हारे इलाके में। ये प्रक्रिया बार बार हो रही है, ये उत्पादन बार बार हो रहा है, इसलिए इसको पुनः उत्पादन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हमारे साथ एक सुविधा होगी आपको कि सब्जेक्ट आपको दिखेगा, होता हुआ दिखेगा कि ऐसे होता है, ये इसलिए है, दैट्स व्हाई। और ईमानदारी से बताना, तुमने कभी ऐसे सोचा था? एंटीरियर पोस्टीरियर मालूम था तुमको किसे कहते हैं? नहीं मालूम था। मुझे मालूम है ना, इसलिए मैंने कहा जो आप जानते हैं वो आप अपने पास रखें, जो हम जानते हैं उसको हम डिलीवर करते हैं। बस उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करो और अपने सारे रिसेप्टर्स खुले रखो। नहीं तो जैसे हार्मोन निकला, ब्लड में आ गया, पूरी बॉडी में घूमा, हर आर्गन पे काम नहीं करता, क्योंकि हर आर्गन पे उसके लिए रिसेप्टर नहीं है। जहां रिसेप्टर है वहां रिसीव होता है, काम करता है। तो यहां से तो विद्या बरस रही है, तो जिसके रिसेप्टर्स खुले हैं वहां रिसीव होगी, वहां काम करेगी। इसलिए सुनिए, तो हमारी डेथ हो जाती है। अच्छा फीमेल, कभी अगर ऐसा हो कि किसी एक को गायब करना हो तो फीमेल बचेगी, हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, ये जान लेना। तो मैंने कल कहा था कि बायोलॉजिकली फीमेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो घर में सबसे अंदर रहता है। बताओ सबसे अंदर गायनीशियम है कि सबसे अंदर एंड्रूसियम है? गायनीशियम, कार्पेल सबसे भीतर। अच्छा बताओ अपने घर में, बताओ माताएं बहनें वहां बाहर सोती हैं दुआरे, और हम लोग घर के अंदर। माताएं बहनें सबसे अंदर, हम लोग बाहर। प्रोटेक्शन, फीमेल इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन। अच्छा तुम कल्पना करो कि एक ऐसी बारिश हो कि सारे फीमेल निपट जाए। चल पहले फीमेल, लेडीज इज फर्स्ट। पढ़े लिखे समाज का रूल है,
लेडीज फर्स्ट, पहले इनको निपटाते हैं। तो मान लो कोई ऐसी बारिश हुई कि उसमें सारी लेडीज निपट गई, अब सब कुछ खत्म हो गया पागल, अब तुम क्यों पढ़ोगे? फीमेल की इंपॉर्टेंस देखो, तुम्हें क्यों ही बनना सजना संवरना, कौन देखने वाला है तुम्हें? तुम्हारी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। अब सुनो, अब बढ़िया पहलवानी करी जाए, हनुमान जी की पूजा करी जाए, और सुनो क्या होगा, डेथ होने लगेगी धीरे धीरे। वॉट एवर बी लाइफ स्पैन, डेथ इज सर्टेनिटी। लाइफ स्पैन कुछ भी हो, मृत्यु निश्चित है। अच्छा, गाना लिखने वालों को देखो फिर बायोलॉजी कितनी आती है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है। कौन? मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी। उसी को तो तुम कह रहे हो कि व्हाट एवर बी लाइफ स्पैन, डेथ इज सर्टेनिटी। व्हाट एवर बी लाइफ स्पैन, डेथ इज, पता नहीं, मुझे लगता है ये गाना लिखने वाले पहले बायोलॉजी में एमएससी करते हैं फिर गाना लिखते हैं। यार इनको बड़ा ज्ञान है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, यानी ये जानते हैं कि खुशबू से भी पहचाना जा सकता है? नहीं। तो ये बता रहे थे कि मृत्यु निश्चित है, और जो निश्चित है उससे डर कैसा, आएगी तो देखा जाएगा, उससे भी मिलेंगे। कम से कम जिंदगी की तरह बेवफा तो नहीं है, साथ लेकर जाएगी तो सही। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, तो फिर एक एक करके लोग मरते जाएंगे, पैदावार हो नहीं रही है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो फीमेल के पास, हम कर नहीं सकते। सारा संसार धीरे से खत्म हो जाए। इसकी उल्टी कल्पना करो, एक ऐसी बारिश हो जिसमें सारे मेल निपट जाएं। जितनी लेडीज बची हैं उनमें 50% ने 25% कंसीव्ड होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, वो फिर से मेल पैदा कर ले, नहीं पैदा कर लेंगी क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरे वर्ल्ड में एक साल में 45 to 50 मिलियन एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जो टोटल कंसीवनेस का 1/5 है, 1/5 है मतलब इसका 5 गुना प्रेगनेंसी हो रही है, और 5 गुना करो 45 का 5 गुना करो, 4 पंचे 20, 5 25, 225 मिलियन, और 5 25 250 मिलियन, यानी 225 मिलियन से 250 मिलियन लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं हर साल। बताओ कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट? फीमेल। अच्छा, हम तुमको एक अंडा लेके दे दें किसी से, या तुम्हारा हरे एमसी में एक अंडा बेकार जा रहा है, एक अंडा उधार दे दो हमको, उसने दया दिखा दी, प्रदीप सर मांग रहे हैं, दे दो, कोई बात नहीं। अंडा ले आए, तुमको दे दिया, बताओ ओढ़ोगे बिछाओगे, करोगे क्या उस अंडे को? कुछ नहीं कर सकते तुम। फीमेल को एक स्पर्म दे दो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, आईसीएसआई होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होगा, 9 मंथ बाद बेबी बनेगा। तो बायोलॉजिकली कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट? फीमेल। अच्छा, सपोज करो तुमने एक कुत्ता पाला, मेल डॉग, एक ही रहेगा वो, एक ही रहेगा। और तुमने बिच पाल ली कुतिया, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब प्रेग्नेंट हो गई वो, बस घुमाते टहलाते रहना, और फिर वो बच्चे करेगी। अब उसके 4-5 पिल्ले बेचो, और उसमें से किसी को पालो, और किस कुत्ते से क्रॉस कराया, हमेशा वो फायदे में है जिसके पास फीमेल है। फीमेल इज बायोलॉजिकली मोर इंपॉर्टेंट बट मोर डेंजरस आल्सो। मेल ऑफ एनी स्पीसीज, एक बड़ी अजीब बात है, सुन के बड़ा अजीब लगता है कि मेल ऑफ एनी स्पीसीज इज मोर ब्यूटीफुल एंड लेस डेंजरस। और ब्यूटीफुल शब्द हम लोगों के लिए नहीं होता, हम लोगों के लिए हैंडसम शब्द यूज किया जाता है। फीमेल के लिए यूज करें तो फीमेल ऑफ एनी स्पीसीज इज लेस ब्यूटीफुल एंड मोर डेंजरस। किसी भी स्पीसीज की फीमेल कम सुंदर होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं एक तरफ से एग्जांपल देता हूं। मुर्गी देखिए, हैन, और कॉक, मुर्गा, कौन सुंदर है? मुर्गा, कलगी उलगी लगाए हीरो बना घूम रहा। लायन देखा, लायन
और लायनेस कौन सुंदर है? लायन। एक तरफ से तुम पीकॉक देखा है कितना सुंदर होता है वो, उसको देख के लगता है ये सांप खाता होगा, इसलिए बाहरी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इतना सुंदर है वो, लगता है कि ये सांप खाता होगा, पीकॉक। और पीहन बेकार से। बहुत सारे उदाहरण हैं। तुमको लग रहा होगा अपने यहां भी नालायक हम लोग ज्यादा सुंदर हैं। बताओ, तुमने नाक में कुछ पहना, कान में कुछ पहना, बाल बड़े किए नहीं ना, नहाए भी नहीं हम तो हम लोग तो इतने वैसे होते हैं, नहाते भी नहीं, ऐसे ऐसे पानी लगाया, बाल ऐसे कर लिया, दोस्त से पूछते हैं वहां आना है, नहाना है कि नहीं नहाना। एक जीन्स पहन ली, हवाई चप्पल, टी शर्ट डाल लिया, बस तैयार। क्यों? क्योंकि हमें पता है वी आर ऑलरेडी स्मार्ट हम लोग पैदा ही स्मार्ट हुए हैं, इसलिए तैयार होने की, सजने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई। लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करें तो फिर वहीं आ गए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए फीमेल। अरे सुनो, एक बात देखो, तुमने एक चीज देखी, कहीं कोई फंक्शन पड़ा हो, कहीं कोई फंक्शन पड़ा हो, कौन गा रहा है ज्यादा, कौन नाच रहा है? मेल तो बैठे हैं कुर्ता पजामा पहने, चंदन लगाए, अरे भाई साहब। फीमेल एकदम गा रही, उछल रही, नाच रही, उत्सव। दुर्घटना हो जाए, हम लोग क्या करते हैं? रुमाल निकाले, बड़ी मुश्किल से 2-4 आंसू गिरा, और फीमेल हाय दैया हाय मैया। वहां से पता चल रहा है उत्सव भी इन्हीं से, पैदाइश भी हमारी इन्हीं से, सब कुछ इन्हीं से। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं मदर सेल, और मदर सेल से जो बना वो डॉटर सेल, मदर सेल और डॉटर सेल। तो यहां एक बात थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, नहीं, कार्यों का बंटवारा नहीं था, श्रम विभाजन नहीं था। इसलिए नहीं था, कोई दूसरा था ही नहीं करने वाला। आप अपने रूम में रहते हैं, आप ही अपने कपड़े धुलते हैं, आप ही अपना खाना बनाते हैं, आप ही सब कुछ। लेकिन घर में 2 लोग हो गए तो बोले यार बर्तन तुम मांज लेना, आटा हम गूंथ लेंगे, सब्जी तुम बना देना, रोटी मैं बना दूंगा। बट रहा है काम कि नहीं बट रहा? तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए तो धीरे धीरे काम बंटने लगा, काम तो बंटने लगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवीजन ऑफ लेबर का तो सौगात मिली, डिवीजन ऑफ लेबर की, लेकिन साथ में मिली मृत्यु, डेथ। इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले इसलिए सरवाइव कर लेता है बिकॉज इट कैन परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लिविंग। सारी रिएक्शन कर लेता है जो इसको जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। सारे सिस्टम एक साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं करेंगे हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये ना काम नहीं कर सकता। ये लाइन अब हम लिखवाएंगे, 2 लाइन लिखवाएंगे। पहली लाइन क्या लिखवाएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक क्षमता है कि वो अकेले जीवित रह लेता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका संभव है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारी वाइटल एक्टिविटीज को, सारे लिविंग रिएक्शंस को अकेले परफॉर्म कर लेता है। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। हमारे यहां ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, और जब डिवीजन ऑफ लेबर हुआ तो डेथ मिली। इसलिए हमारा कोई ऑर्गन सिस्टम मर जाए, ही इज डाइड बिकॉज ऑफ किडनी डिसऑर्डर, ही इज डाइड, मेंडल डाइड ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। मेंडल साहब की किडनी खराब हो गई, चले गए। किसी का हार्ट खराब हो जाता है, किसी का लंग्स खराब हो जाता है, कई बार सेनाइलिटी डेवलप होती है। देखो एक बीमारी तो सबको है, एजिंग। एजिंग एजिंग अभी जब से हम लोग मिले तब से हम लोग 40 मिनट बुजुर्ग हो गए। तुम्हारी उम्र भी 40 मिनट बढ़ गई और हमारी उम्र भी 40 मिनट बढ़ गई। नहीं, एजिंग तो सब में चल रही, लेकिन यहां एजिंग से डेथ हो इससे पहले वो डिवाइड करके 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसीलिए जिसे आप सेल
डिवीजन कहते हैं। कुछ किताबें उसे सेल रिप्रोडक्शन बोलती हैं कि एक सेल डिवाइड होकर के कितनी सेल बना देती है, 2 सेल बना देती है। और अब पुरानी वाली बची नहीं, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई है, उसने 2 डॉटर सेल बना दिया। डिवीजन ऑफ लेबर तो नहीं है, तो डेथ भी नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती। दूसरा पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है वही रिप्रोडक्शन है। एक बैक्टीरिया था, डिवाइड करके 2 बन गया। बताओ, ये सेल डिवीजन भी है और रिप्रोडक्शन भी है। लिखवाएं, 2 पॉइंट लिखवा, लिखो अगला पॉइंट लिखो, जहां तक लिखवाया, जहां तक लिखवाया उसमें अगला पॉइंट लिखिए। एक हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद, व्हाट इज ए सेल। व्हाट इज ए सेल, चूंकि एनसीईआरटी में हेडिंग है इसलिए बेटा डलवा रहा हूं, और कोई मतलब नहीं। इसको मैं हटा दूंगा, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। हेडिंग लिखेंगे, व्हाट इज ए सेल। व्हाट इज ए सेल लिख लिया, व्हाट इज ए सेल। और व्हाट इज ए सेल के बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए, पहली लाइन। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो लिखवा दिया था, और ये भी लिखवा दिया था, मुझे याद है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके बाद एक लाइन लिखनी है, वो लिखिए, लिखिए पहली लाइन लिखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, ऐसे लिखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। पहला पॉइंट इसमें ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मैंने पढ़ाने से पहले आप जान रहे हो, इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। लिखिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से, एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व पॉसिबल है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं उसमें इसका कारण छुपा हुआ है, इसका कारण छुपा हुआ है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्यों पॉसिबल है। लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो परफॉर्मिंग द या परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, परफॉर्मिंग ऑल द, लिखो परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, परफॉर्मिंग ऑल द essential functions of life, all the essential functions of life। क्योंकि इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर एक क्षमता है, ये अकेले ही सारे आवश्यक फंक्शंस, कार्य जो जीवन के लिए होते हैं उनको परफॉर्म कर लेती है। अब तो देखो, एसर्शन रीजन का सवाल बनाए, बताओ, जैसे मान लो एसर्शन में लिखा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एसर्शन इज करेक्ट। बताओ सही है कि नहीं, बोलो भाई, एक सवाल बना रहे हैं इस पे। मान लो मैं टेस्ट लूं आपका, और टेस्ट में लेता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बताओ ट्रू और फॉल्स। ट्रू, किसी को भैया कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात क्या है, रीजन लिख रहा हूं बिकॉज, या बिकॉज ना लगाऊं, लिखूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। रीजन भी ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन।
क्योंकि अगर वो सारे फंक्शन ना परफॉर्म कर पाता तो अकेले कैसे सरवाइव कर पाता। जैसे अगर हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम अलग कर दें तो क्या वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? नो। माई आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर सर्कुलेशन। हार्ट तो केवल धड़केगा। बहुत सरल है, बहुत सीधा है। बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आप और भी काम बता देते हैं, चोरी भी हो जाता है, टूट भी जाता है। दिल तो चोरी हो गया, कहते हैं मेरा दिल टूट गया। पागल, टूट जाएगा तो माइक्रो सेकंड खड़े रह पाओगे? झम से गिर जाओगे और शरीर गिरेगा नीचे, तुम जाओगे ऊपर। मम्मी के पेट में जब हम 1 महीने के थे तब से बना है, तब से धड़क रहा है। और सरल कितना है, सीधा कितना है। कोई ब्लेम कर देता है, कोई नहीं। सबसे हरामी कौन है? बहुत बदमाश है। मतलब खाली हो जाए ना, तुमको मार डाले को हो, इतना हरामी। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी, बहुत बदमाश है ये। गाना लिख रहा है, दिल का मामला है दिलवर। लिम्बिक सिस्टम से देखा उसने, प्रेम किया इसने, मैसेज किया रात रात जगकर इसने, और ब्लेम किसको कर दिया? हार्ट को। लंग्स ने कहा देख रहे हो, तुमको ब्लेम कर रहा है, किया खुद, सब कुछ खुद किया है और ब्लेम तुमको कर रहा है। हार्ट ने कहा सुनो, कितनी बार तुम सांस लेते हो? बोले 12 से 16 बार 1 मिनट में। बोले तो तुम्हारे पास टाइम है ब्रेन की, सुनो तुम, हमारे पास टाइम नहीं है। 75 टाइम्स पर मिनट, उसमें भी ये जिम चला गया है 110 120। टाइम कहां हमारे पास? तुम सुनो बकवास, हम नहीं सुनते। ये सबसे हरामी है। कहते एक आदमी को एक पॉट मिला, एक बर्तन मिला, उसने रगड़ दिया, उसको गंदा था, साफ करने के लिए जिंद निकला। और जिंद ने कहा आप मेरे आका, मुझे आदेश करिए क्या करना। महल बनाओ। महल बन गया। अच्छे भोजन की व्यवस्था करो। अब महल में रहेगा कौन, उसकी भी व्यवस्था करो। विश्व सुंदरी ढूंढ के लाओ मेरे लिए, ला देता। तुरंत 2 काम करे खट से, जिंद उसको टाइम ना लगे, बिल्कुल बना दे खट से वही चीज, जो बोले बस तुरंत तैयार। लेकिन बोला एक चीज समझ लेना, जैसे मैं खाली हुआ बस गर्दन दबा दूंगा आपकी। मैं हमेशा बिजी रहना चाहता हूं, मुझे काम बताए रहो। अब जो बताए वो तुरंत कर दे। खाना बनाओ, ये खट से, ये करो, वो करो, वो सब कर डाले। अब तो बड़ा परेशान हुआ यार, ये तो मार ही डालेगा। तो बोले क्या करें? अच्छा जानते हो, गुरु जो होता है वो सबसे होशियार होता है। तो बोला मुझे मेरे गुरु के पास ले चलो। तो बोला ठीक है ले चलता हूं। और बोले यहीं मेरा वेट करो, मैं लौट के आ रहा हूं। अब वो गए गुरु के पास। तो बोले गुरु जी मेरे प्राण संकट में है, बचा लीजिए। उन्होंने कहा बताओ। बोले एक जिंद मिला है मुझको, और ये कहता है कि मुझे काम दो और मैं काम को तुरंत परफॉर्म करूंगा, और जैसे मैं खाली होऊंगा मैं गर्दन दबा दूंगा आपकी, निपटा दूंगा आपको। और मारे डाल रहा है, जो बताओ वो काम तुरंत कर देता है। अरे बोले गुरुजी ने कहा इतनी सिंपल सी बात है यार, तुम इतने परेशान हो गए, अच्छा हुआ परेशान ना होते तो मुझसे मिलने ना आते। बोले एक पोल गाड़ो, एक पोल गाड़ो और इसको कहो इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। इंगेज हो गया। बोले तुम्हारा काम क्या है? बोले पोल पे चढ़ना है, उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, और फिर जब मैं कहूंगा तो कोई काम कर देना, और जैसे वो काम हो जाए फिर चढ़ो उतरो। जानते हो ये जिंद कोई और नहीं, हमारा ब्रेन है। इसको अगर आपने काम दिया तो ये उसको परफॉर्म करेगा, और अगर ये खाली रहा तो ये आपको मार डाले। इसलिए कहावत बनी, खाली दिमाग शैतान का, बहुत अनायास में सोचेगा। तो इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी में इतना एंगेज कर दो कि और कुछ सोच ही ना पाए। नहीं, खाली हुआ नहीं कि परेशान करना शुरू करेगा आपको। इसलिए मेरे काफी बड़े अच्छे अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप है, वो बताते हैं कि जब भी परेशानी आती है तो मैं खुद को अपने काम में ज्यादा एंगेज कर देता हूं। नहीं, जैसे खाली होऊंगा वही सोचेगा। अच्छा आप बताओ, जब तक मैं क्लास में हूं मेरा दिमाग कुछ सोच सकता है? कुछ नहीं सोच सकता, इसको मैंने एंगेज कर दिया। इसलिए इसको एंगेज करो
और लगातार पढ़ने दो। तो बताओ एक असर्शन बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ट्रू है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले रह सकता है। क्यों अकेले रह सकता है? रीजन लिख रहा हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ट्रू है। assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. मकान बनता है ईंटों का, लेकिन क्या कभी आपने देखा किचन वाली ईंट खिसक के ड्राइंग रूम में चली गई? ड्राइंग रूम वाली ईंट निकल के तुम्हारे बेडरूम में आ गई है? कोशिका जो सेल है वो न केवल संरचनात्मक इकाई है, न केवल स्ट्रक्चर बनाती है, बल्कि फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। रेस्पिरेशन करेगी, सर्कुलेशन करेगी, डाइजेशन करेगी, एक्सक्रीशन करेगी, सब कुछ करेगी। तो पहली लाइन जो मैंने पहले लिखवाई थी वो कहा था स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब एक लाइन देने जा रहा हूं। अच्छा बोलो, सेल के ऑर्गेनाइजेशन से कम कुछ भी जीवित नहीं हो सकता। एग्जाम्पलिग्रेशिया, ईजी जो लिखते हो, ईजी मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पलिग्रेशिया। फॉर एग्जाम्पल वायरस, इसीलिए वायरस लिविंग नहीं है क्योंकि वो सारे स्ट्रक्चर उसमें मौजूद नहीं है। और इसका एक मतलब हुआ, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक इकाई है क्या? कोशिका। सेल इज द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिखिए, अगली लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, anything less than a complete structure of cell करें कुछ भी जो एक कोशिका के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम है, यानी कोशिका में जितनी चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, उससे कम है। देखो, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करता, वो जीवित नहीं है कुल मिला के। इसका उदाहरण दें आपको, एनीथिंग कुछ भी, वह कुछ भी, लेस देन जो कम है, किससे कम है? बोलो, ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की कंप्लीट संपूर्ण संरचना से कम है। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकता। एग्जाम्पलिग्रेशिया, तुम उदाहरण लिख लो, मैं लिखवाता नहीं था पहले, बता के निकल जाता हूं। एग्जाम्पलिग्रेशिया केवल एक चीज है यहां पे, जैसे वायरस, इजी फॉर एग्जाम्पलिग्रेशिया, जैसे वायरस। और वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। इनमें प्रोटीन की एक खोल होती है जिसको कहते हैं कैप्सिड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा। प्रोटीन की एक खोल है जिसको बोलते हैं कैप्सिड, ये प्रोटीन की खोल है। और इस प्रोटीन कोट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन कोट है। घबराना मत, बस लगे रहना। ये मैराथन रेस है, धीरे 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 धीरे। अच्छा भैया, ईमानदारी से बताओ, क्या बायोलॉजी कभी ऐसी पढ़ी थी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं?
ऐसा सुना था कभी आपने? नहीं सुना होगा। हम तो बच्चे से यही पूछते पहले, ये बताओ कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे छोटा जीवन संभव नहीं है। और जो सबसे छोटा हो तो कहते हैं बेसिक। क्या कहता है आदमी? इसको बेसिक जानकारी है। अभी बेसिक जानकारी मतलब ABCD जानता है, मिला के पढ़ लेता है अंग्रेजी, है ना। एग्जाम्पलिक रेशिया वायरस, और जैसे वायरस की बात करें, वायरसेस क्या है? तो इनमें एक प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये प्रोटीन कोट है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। और इस प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है, एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? कहते हैं कि आइदर DNA होगा और RNA होगा, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। इसीलिए वायरस को हम क्या कहते हैं? लिविंग नहीं कहते। इसीलिए हम वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, लिविंग नहीं पहले, क्योंकि पहले लिविंग नहीं था, पहले नॉन लिविंग था। हम किससे बने? नॉन लिविंग से। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। अच्छा, यहां से ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया, अलग से एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया ये कि भाई इसीलिए वायरस को हम कंप्लीट नहीं मानते इसको, क्योंकि सेल से कम है। लेकिन यहां से इस लाइन से एक लाइन और निकलकर सामने आ रही है, और वो कौन सी लाइन आ रही है? इसका मतलब हुआ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। समझ में आया? लिखो, इसको नोट कर लो पहले, तब फिर बात करें। लिखो 10 यहां से एक कंक्लूजन और ड्रा कर रहे हैं। क्या कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं? भैया तुम हमें समझ पाते हो ना हम क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है ना जी? अभी धीरे धीरे और आने लगेंगे, एकदम ताल में ताल मिला। आप पहले ही समझ जाएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आप लाइनें खुद ही पकड़ने लगेंगे कि अब ये क्या लिखो। मेरी एक आदत है पढ़ाने में, मैं कभी नहीं कहता कि ऐसा होता है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है, ये कैसे होगा, क्यों ये ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं क्यों नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लंबी जर्नी है यार, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था जब से पढ़ा रहा हूं। तुम डाल डाल तो हम पात पात, तुम पत्ते पत्ते तो हम बेन्यूल बेन्यूल। हम तुमसे आगे ही चलते रहते हैं, और तुमसे ज्यादा आज भी मैं पढ़ता हूं, खूब पढ़ता हूं, खूब क्वेश्चन भी बनाता हूं तुम्हारे लिए। जो भी टेस्ट होगा, जो भी मैटर जितना लिखवा देंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, और गारंटी होगी इस बात की। मजाक नहीं कि सर ने क्लास में अरे ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोल दिया, है ना। बस इतना आपको याद करके आना पड़ेगा। यहां से एक बात पता चल रही है कि अगर सेल से कम, सेल के पूरी संरचना से कम अगर कुछ है और वो लिविंग नहीं है, तो इसका एक मतलब यह नहीं हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, और केवल संरचना बनाती है कि फंक्शन भी परफॉर्म करती है, फंक्शन भी परफॉर्म करती है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ?
फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म सेल। अरे अब रुको, मैं एक बात और बोल दूं तब इस लाइन को लिखवाऊंगा। हार्ट, किडनी, नेफ्रोसाइट, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मालिक ब्रेन बहुत कमीने है, बहुत बदमाश। इसीलिए देखो, जिसका ब्रेन जितना तेज होगा वो उतना बदमाश होगा। तुम कुछ बच्चों को देखते हो ना, व्हाट्सएप भी चला लेंगे, फ्रेंड तुम्हारी चुगली भी कर देगा, पढ़ भी लेगा, वो तेज वाला है, दिमाग उसका बहुत तेजी से चलता है। इसलिए जिसके पास जितना ज्यादा दिमाग वो उतना खतरनाक। बताओ, हमारे पास शेर से ज्यादा ताकत है। इलेक्ट्रिक करंट वाला हंटर लिए रहते हैं, शेर डांस कर रहा है हमारे सामने। ह्यूमन मोस्ट पावरफुल क्यों है? मालिक। बताओ, दुनिया गर्मी में मर रही है, यहां हम लोगों को ठंडक लग रही है, कहां से? मालिक। और सबको काम पे लगा के खुद सो गए 8 घंटे। देखो, हार्ट 8 घंटे, 8 सेकंड बंद हो जाए चट्ट से गिर पड़ोगे। सब काम पे लगे हो, लीवर लगा है, सब लगा, इंटेस्टाइन काम कर रही है, भोजन जो किया था सुबह पच रहा है, सब काम कर रहे हैं, और खुद सो जाएंगे, 8 घंटे सो जाएंगे। बोले अब दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा, सब कुछ यहीं से होता है। पहले हम सोचते हैं, फिर हम उसी को करते हैं। इसलिए जब आदमी किसी से नाराज होता है, कहता है दिमाग खराब है तुम्हारा। कभी ये कहा तुम कोई गलत काम कर रहे हो, घुटना खराब है तुम्हारा, किडनी खराब है तुम्हारी। हम लोग कैसे डांटते हैं बताओ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मतलब मालिक। अजीब है ये, बहुत अजीब है। और जानते हो, इनको लेकिन बेवकूफ बनाना है ना, ये वही जिंद है, आपको मार डालेंगे। इनको केमिस्ट्री के फार्मूले सब, इनको फिजिक्स थमा दो, ये उसी में बिजी रहेंगे, और उसके बाद ये थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो सो जाएंगे। नहीं, अगर इनको तुमने बिजी नहीं किया तो ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये तुमसे कहेंगे मोबाइल चलाओ, फ्रेंड बनाओ। बताओ, तुम कानपुर आए, तुम कानपुर घूमे नहीं, क्या तुम कोई किताबी कीड़ा हो जो सिर्फ पढ़ने के लिए पैदा हुआ है? ये तुमसे बहुत अजीब अजीब प्रश्न करेंगे। ये देखो बगल वाला लड़का कितना बेकार सा है, ये दिन भर में 4 अलग अलग फोन नंबर पे बात करता है। तो बताओ, तुम तो इतने स्मार्ट हो, तुम्हारे पास भी कोई बात करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे प्रश्न कौन करता है? खाली ही मत रहो। स्वामी विवेकानंद ने, जिनका आईक्यू 212, 140 आईक्यू के ऊपर आदमी को जीनियस कहा जाता है। अमेरिका गए, जब बोलने लगे तो अमेरिका वाले तो बड़े चतुर, बड़े होशियार। उनको लगा इतना बुद्धिमान आदमी आया है मेरे यहां, इससे मूल मंत्र ले लो। उन्होंने कहा, स्वामी जी एक बात ये बताइए, कौन विद्यार्थी की सर्वोत्तम उपलब्धि क्या है? कब हम मान लें कि विद्यार्थी की सर्वोत्तम उपलब्धि? तो बोले, अध्ययन में सुख का पर्याय खोजना ही विद्यार्थी जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। इसको पढ़ने में मजा आने लगा, क्योंकि जिस काम में मजा आने लगा उसमें हमें थकान नहीं होती। इतनी धूप है, अभी कहते हैं चलो क्रिकेट खेलो, तुरंत चल दोगे। और घर में कोई कह रहा है पानी पिला दो 1 गिलास, जब देखो तब प्यासे रहते हैं। प्यासे पैदा हुए थे, प्यासे मरेंगे भी। जबकि बताओ, क्रिकेट खेलने में बहुत ताकत लगनी है, लेकिन उसमें मजा आ रहा है। और पानी देने में कितना आरओ का बटन दबाना है या फ्रिज से वाटर निकालनी है, पानी देना है, दे दो। क्यों? क्योंकि वो काम तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा। जैसे हमको पढ़ाने में मजा आता है। हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर 4 क्लास पढ़ा दी आपने, 5 क्लास पढ़ा दी, 5वीं क्लास में यही ऊर्जा मिलती है जो पहली क्लास में है, ये कैसे संभव है? तो मैं कहता हूं मुझे कभी थकान नहीं, क्योंकि मैं उसको काम मानता ही नहीं हूं। कि मुझे लगता है कि मुझे मजा आ रहा है, और जब पढ़ने में मजा आने लगा तो चीजें अपने आप समझ में आने लगी। मजा कब आता है? जब चीजें समझ में आती। जब हमको ये रटना हो कि सेल इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट, तो मुझे दिक्कत हो। मुझे रटना नहीं है, हमने देखा कि नॉन लिविंग और लिविंग में जो लिविंग है वो सेल का बना है। हमको पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई ऐसा लिविंग नहीं बना जिसमें सेल ना हो। अगर सेल स्ट्रक्चर से कम है तो वो लिविंग नहीं है। तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता हूं कि सेल इज द मोस्ट फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? कहां दिक्कत है मेरे भाई? हमने देखा है, हाथ कट जाए, अगर अलग पड़ जाए तो क्या जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। हर चीज हम लोग करते हैं।
कहते नहीं सर हमें हो गया। अरे कैसे हो गया? तुमने किया ना। अच्छा बताओ मैं अभी क्या करूंगा? मैं अभी निकलूंगा यहाँ, देखूंगा कोई अगर बच्चा प्रॉब्लम पूछ रहा है तो उसको प्रॉब्लम बताऊंगा, नहीं तो जाऊंगा खाना खा, फिर मैं आ जाऊं। मतलब कोई चीज ऐसे थोड़ी हो जाती है मेरे भाई, पहले आप उसे सोचते हैं। पहले आपने 12th किया होगा, फिर आपने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर आप कानपुर आए होंगे, फिर आपने बेस्ट इंस्टीट्यूट का चयन किया, फिर आपने उसमें एडमिशन लिया। आपका चयन है, हमने तो नहीं कहा था कि डॉक्टर बनो। और जब आ गए हो तो किस्त पे किस्त लो और इस किस्त को तैयार करो। समझ आई बात? मेहनत करो, सीखो। कोई मां के पेट से सीख के नहीं पैदा होता। चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखिए, वो आटा गूंथने से लेकर के मास्टर बनने तक की थियरी, उसलिए जीरो से इनफाइनाइट तक हम लोग चलेंगे। यहां से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर यह बात है कि कोई भी कुछ भी कोई भी संरचना जो एक कोशिका के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकती, तो यहां से यह निष्कर्ष आ रहा है दस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड है, साइंस है। मैंने पहले दिन बताया था आपको कि वास्तविक अनुभवों तथा निरीक्षणों द्वारा जाने गए सत्यों तथा तथ्यों पर आधारित सुव्यवस्थित सुविकसित क्रमबद्ध ग्रेडेशन है। मैंने सेल क्यों उठाया? मैं बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं यार, पहली बात मुझे बतानी पड़ेगी कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा अगर मैं सेल नहीं उठाता? तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के बने हुए। बोले सर और होता है क्या? बोले हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, टिश्यू बोलने लगते हैं। बोले सर और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है? बोले हाँ, कई प्रकार के टिश्यूज फिजिकली जुड़ जाते हैं एक दूसरे से और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, कोई विशिष्ट कार्य करने लगते हैं, उसे ऑर्गन कहते हैं। बोले सर और बड़ा होता है क्या? हमने कहा हाँ, कई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए अभी 20 साल पहले इनमें से हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं, 20 इयर्स पहले कोई नहीं था। मैं था, आप नहीं थे, और फिर देखो आप मेरी जिंदगी में आ गए। और एक बात और बताऊं, 80 साल बाद इसमें से कोई रहेगा भी नहीं। ये फसल कट चुकी होगी, नई फसल डेवलप हो चुकी होगी। बड़ा टेम्परेरी है, इसलिए परेशान नहीं होना है। हमको नहीं आता, कैसे नहीं आता? आपने जोर नहीं दिया, आप उस प्रकार के एजुकेटर्स के संपर्क में नहीं आए जो आपको पढ़ा पाते, समझा पाते। मैंने एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल में पूछता हूं, कोई बच्चा नहीं बता पाता। मैं एक एक बात बताऊं, एक एक बात बताऊंगा कि आया कैसे, कहां से आया, क्यों। मैं डायरेक्ट चाहता तो लिख देता सेल इज द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल, लेकिन नहीं, इतनी देर समझाने के बाद मैंने लिखा कि सेल ही वह संरचना है जो स्ट्रक्चर भी बनाती है और जीवित रहने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको भी करती है। अगर नहीं करेगी, मैंने बताया तो, आंखों में रॉड्स और कोन्स, लीवर में हिपैटोसाइट्स, लीवर सेल, लंग्स में डस्ट सेल मैक्रोफेजेज का काम करती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सेल्स। आप किडनी में चलो नेफ्रॉन, आप ब्रेन में चलो न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स ने संरचना बनाई, कार्य बनाया। जरूरत क्या थी नर्वस सिस्टम की? कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। जब सारे सिस्टम है तो कोई तो होगा जो इनमें कोऑर्डिनेशन करेगा, नहीं तो हम तो मर जाते। अच्छा सुनो, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, अब मसल को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। लंग्स क्या कर रहा? हमसे पूछ के शुरू किया था, हमसे पूछा नहीं, पूछा ना, ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ाऊंगा, जाओ। पता लगा हार्ट क्या कर रहा है, हमसे पूछ के एक्सरसाइज शुरू किया था, हार्ट बीट नहीं बढ़ाऊंगा, जाओ। पता लगा ब्लड में जितना ग्लूकोज था सब खत्म हो गया, आप गिर गए, बेहोश होकर मर गए। बोले क्या हुआ? बोले कंडोलेंस हो गई सर, तो चले गए। बोले क्या हुआ? बोले आज एक्सरसाइज शुरू किए थे, खत्म हो गए।
खत्म होते हैं आप? नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि जैसे आपने मस्कुलर वर्क बढ़ा दिया, कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, अपने आप हार्ट बीट रेट बढ़ गई, हार्ट बीट रेट बढ़ गई, ब्लड की सप्लाई बढ़ गई, अपने आप ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई। और सुनो, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फास्ट होने लगा, क्योंकि अब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खर्च होने हैं, कंज्यूम होने, इसलिए एकदम डाइजेशन ना हुआ हो, कुछ ज्यादा खाना खाया हो, एक्सरसाइज करो 2 घंटे, आग लग जाएगी भूख के मारे, फिर दोबारा खत्म हो जाएगा सब। टहलो 5 किलोमीटर टहल के आओ, भूख लग जाएगी। कोऑर्डिनेशन कौन करता है? मालिक। शरीर तो कुछ है ही नहीं, हड्डी मांस का टुकड़ा है, एक ही चीज है मालिक, जिसके सुपर वो सुपर। मनुष्य में एक सबसे खास बात है, ताकत बड़ी ज्यादा है, क्या करोगे? तुम्हारी ताकत का क्या करें? ओढ़े के बिछाएं? ब्रेन। इसलिए किसको डेवलप करना है? ब्रेन। और है क्या ये? जिंद। ये इसलिए एक्सेस सोच हमेशा परेशान करती है। इसीलिए सोचना कुछ नहीं है, जितना आ रहा है उतना पढ़ना है, जो लाइन नहीं आए उसको दोबारा पूछना है, क्वेश्चन लगाने हैं। जो क्वेश्चन ना सॉल्व हो, आप हमारे पास आओगे तो हम कहेंगे कि क्यों नहीं निकल रहा, देखो मैंने ये लाइन लिखवाई है, आपको याद होना चाहिए, याद करिए। और अगर नहीं कोई नई बात है तो मैं उसको बताऊंगा कि बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाता है तो ये निकलता है। चलो अगली लाइन लिख लें। लिखो, दस ऊपर वाली लाइन का कंक्लूजन लिखना। 10 इसलिए देखो 10 क्या लिखना है? सेल इज द फंडामेंटल, उसी के नीचे लिख लेना बेसिक। 10 सेल इज द फंडामेंटल, द सेल इज द फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल के नीचे क्या लिखना है? बेसिक। द सेल इज द फंडामेंटल, ब्रैकेट में लिख लेना बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इकाई है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, न केवल स्ट्रक्चर बनाती है। द सेल इज द फंडामेंटल यानी बेसिक, क्या? स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, जो स्ट्रक्चर बनाए, एंड फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, यूनिट मतलब इकाई। ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाएगा, सही कर दोगे? सेल इज द मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेल में कि सबसे पहले किसने देखा। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? 1665 में, कितनी साल हो गए नहीं, 1665 में 1665 में एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया के हमारे गुरुजी बताते थे 18वें चैप्टर के 65वें पेज में जिक्र आया सेल, द सेल। आपको इतना नहीं जानना कौन सा चैप्टर था, कौन सा पेज नंबर था। इन्होंने कहा सेल, सेल मतलब होता है कंपार्टमेंट। क्या होता है? कंपार्टमेंट। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। और जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, इन्होंने रोट ए बुक, एक किताब लिखी। इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया।
इतिहास तुम्हारे यहां बहुत कम है, हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाया गया, तो मैं एनसीईआरटी तक सीमित रहूंगा, बहुत ज्यादा हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं, वो पूछा नहीं जाता। माइक्रोग्राफिया कब लिखा? इन 1665, 1665 एक किताब लिखा माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में टर्म यूज किया द सेल। लेकिन देखो तो जरा, माइक्रोग्राफिया में टर्म यूज किया द सेल, तो जो देखा था, जो कुछ देखा था इन्होंने, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना थी, और इन्होंने डेड सेल वॉल देखी थी, डेड सेल देखी थी, और इसमें जो कंपार्टमेंट था इसको कहा सेल, इसको कहा 10 सेल। और सेल का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, 10 सेल, सेल का मतलब कंपार्टमेंट। तो लिविंग सेल देखी थी कि डेड सेल देखी थी? डेड सेल देखी थी, है ना? डेड सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने जो कुछ देखा उस सेल को बोला कंपार्टमेंट। एक्चुअली ही सा डेड सेल, और डेड सेल में भी क्या देखी? सेल वॉल देखी थी। सेल वॉल वैसे भी डेड होती है, लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता। मैं पढ़ाऊंगा सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, है ना? लिखो, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये टर्म यूज किया। बनाइए। Studied and discovered the cell. Robert Hooke studied and discovered the cell from a thin slice of cork. कार्क की थिन स्लाइस काट के देखा था। ना? बट वहां जगह नहीं थी। दैट वाज ए डेड सेल। कैसी सेल थी वो? डेड सेल थी। तो सबसे पहले भाई ये सेल टर्म किसने यूज किया? रॉबर्ट हुक ने स्टडीड किया, डिस्कवर्ड किया सेल। कहां से? फ्रॉम ए थिन स्लाइस ऑफ, एक सेक्शन कटिंग काटी थी किसकी? कार्क की। बट दैट वाज ए डेड सेल। मैंने लिखा है एक्चुअली ही सा डेड सेल, और डेड सेल में भी क्या देखा? सेल वॉल देखा। इतिहास की तरह है, कोई बहुत समझाने वाला पॉइंट नहीं है कि इस चीज की डिस्कवरी किसने की। आप बिना मेरे भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस चीज को। लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्क्रिप्शन किसने दिया? तो लिविंग सेल का डिस्क्रिप्शन दिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। हमारी किताब में लिखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एनसीईआरटी लिखती एंटोन वॉन। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी फीमेल है। जो तुमको हो पसंद वही
बात करेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। फीमेल क्या चाहती है बताओ? यही तो चाहती, जो वो कहे वो करो। और एनसीईआरटी भी फीमेल है, क्योंकि मैं कभी, अच्छा बताओ, एनसीईआरटी लिखता है कि एनसीईआरटी लिखती है? लिखती है। दुनिया में ज्यादातर चीजें फीमेल हैं। बोले यार खिड़की बंद करो, ठंडी ठंडी हवा आ रहा है। आ रहा है कि आ रही है? आ रही है। ट्रेन छूट गई कि छूट गया? या ट्रेन आ गए, आ गया? ट्रेन आ गई। पुलिस आ गई, पुलिस भी फीमेल है। दुनिया में ज्यादातर चीजें क्या है? फीमेल है। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। क्यों भाई? इसलिए अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो किसकी शरण में जाएं? फीमेल के। अरे तुम्हें हंसी छूट रही है? मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं, और बायोलॉजी में तो भरमार है ऐसे एग्जाम्पल की। मेल में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय बताऊंगा कि मेल में पर इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब 2000 लाख से 3000 लाख स्पर्म एक बार में मेल की बॉडी से रिलीज होते हैं। और इनमें झगड़ा किसके लिए है? सिंगल ओवम। रेस हो रही है। 3 इडियट मूवी देखिए। यही कई मूवीज ऐसी हैं जिनकी शुरुआत बायोलॉजी से होती है। गजनी की भी शुरुआत बायोलॉजी से होती है। जो दिखा जाते हैं वो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि सिर में चोट लगी थी ना। वो कहता नहीं 300 मिलियन स्पर्म में रेस हुई, एक स्पर्म जीत गया और मैं पैदा हुआ। फिर लोग उसको देखते हैं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जैसे तुम पैदा हुए थे। और हमारे गुरुजी एक बड़ी सुंदर बात बोलते थे, सारे स्पर्म में रेस हो रही है। किसके लिए? सिंगल ओवम। इतना इगोइस्ट है अंडा, ओवम, सबको रिजेक्ट मार देते। रंगबाजी देख रहे हो भाई? जो 3000 लाख से 2000 लाख से 3000 लाख लोग जिसको चाहेंगे, उसकी जमीन बुद्धि जमीन में रहेगी कि आसमान में रहेगी? बहुत इगोइस्ट है। और एक बात बताएं, थोड़ा मजेदार बात है। अंडा रिलीज होता है बॉडी कैविटी में, आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, उसमें भी आके एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। वहां मखमल बिछा हुआ है, मखमल, सीलिएटेड एपिथेलियम। अपनी बॉडी में खुद ही नहीं चल पाता, गोल मटोल है। फीमेल गैमेट इज ऑलवेज बड़ा और नॉन मोटाइल। फीमेल कहीं नहीं जाती, जहां बनेगी वहीं रह जाएगी। जाना किसको पड़ता है? अपन लोगों को। अच्छा, ऐसा होगा क्या तुम्हारी शादी में कि तुम ब्यूटी पार्लर गए हो और तुम्हारी मैडम घोड़े पे चढ़ के बारात लेके आ रही हैं? ऐसा होगा क्या? अरे तुम हंसते हो, कहां से देखा? तुम हंसने लगते हो। यद्यपि हंसी छूट जाती है, लेकिन सब्जेक्ट देखो, प्लांट से आया है। बताओ फीमेल फ्लावर कहीं जाता है ना? पॉलन ग्रेन्स की हवा में उड़ के आए, पानी में तैर के आए, किसी चिड़िया से आए। और कभी कभी तो पॉलन ग्रेन किसी इंसेक्ट का पैर पकड़ के गिड़गिड़ाता कि भाई साहब पहुंचा देते एक बार स्टिग्मा पे ना, मजा आ जाता। बस स्टिग्मा पे एक बार पहुंचा दो इसी तरह से। अच्छा आप बताओ, देखो तुम हंस रहे हो, लेकिन एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। बताओ कौन संख्या में कम बनेगा और साइज में बड़ा होगा? ओवम नहीं, फीमेल गैमीट कहीं का हो, संख्या में कम होगा और साइज में बड़ा होगा, क्योंकि उसे ट्रेवल नहीं करना है मेरे भाई। तुम बताओ, तुम्हारे पास 4 बैग हैं, 8 सूटकेस हैं, बच्चों की मम्मी है और बच्चे हैं 7-8। बताओ ट्रेन पकड़ना आसान है? पहले सारा सामान चढ़ाओ, फिर बच्चों को चढ़ाओ, फिर बच्चों की मम्मी को, फिर खुद। और तुम बताओ एक पिट्ठू बैग हो, बढ़िया शूज पहना, जीन्स लगाई, टी शर्ट, अब बताओ किसकी खोपड़ी पे पैर रख के चढ़ना है ट्रेन में? झम से चढ़ जाएंगे कि नहीं? यात्रा उतनी मस्त होती है जितनी लाइट जर्नी होती है, हैवी जर्नी पेनफुल है। इसीलिए मेल गैमीट करोड़ों की संख्या में बनते हैं और साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेवल करना है और इस ट्रेवलिंग के दौरान उनका डिस्ट्रक्शन होगा, वो नष्ट होंगे।
इसलिए वो संख्या में इतने ज्यादा बनते हैं कि कोई तो पहुंच जाए फीमेल के पास। और अंडा कितना घमंडी है, अपनी ही बॉडी में 10-12 सेंटीमीटर चल नहीं पाता, नॉन मूवेबल है। उसको सहलाते हुए सीलिएटेड एपिथेलियम, चलो वहां चलो, एम्पुला पे चलो, तो एम्पुला पे चलो, चलो एम्पुला पे तो बताते हैं। वो एम्पुला पे ले आ रहा है, और घमंडी कितना है वो, स्पर्म से उसको उम्मीद क्या है, बने दूसरे की बॉडी में, आ जाए हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी उसे मार के खाएगी भी। स्पर्म सीमेन फीमेल की बॉडी में फॉरेन एजेंट है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो 20 से 30% स्पर्म को मार के खा जाता है। हमारी बॉडी सपोर्ट भी नहीं करेगी। और लेट माइक्रो सेकंड नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन स्पर्म एंड ओवम रीचेज साइमल्टेनियसली एट टेम्पररी स्टमक जंक्शन। अगर लेट हो गया तो लाख एक्सक्यूज दे, समझो मैंने अपने भाइयों को मर्डर होते हुए देखा है, तुम्हारा शरीर मार मार के खा रहा था मेरे भाइयों को, इतनी दर्द में इतने विरह में दौड़ के आया हूं, लेकिन एक कहते हैं नो, रिजेक्ट रिजेक्ट। हमारे सर क्या कहते थे, रिजेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ स्पर्म्स विदाउट एनी रीजन, फीमेल ईगो वर्क्स अगेन। और तुम हंस रहे हो, तुम्हें लगता है ये ओवम और स्पर्म की कहानी सुना रहा था मैं तुमको। ये मेल और फीमेल की कहानी है नालायक। फीमेल को तुमसे यही उम्मीद है, तुम जल जाओ रास्ते में, जाम में फंसो, मर जाओ, ट्रेन आ रही हो, लेकिन टाइम से पहुंचना। अगर तुम 2 मिनट लेट हो गए भाई साहब, तो वो मुलाकात बेकार हो गई, फिर तुम्हें खाएगी। कैसे लेट हो गए, क्यों लेट, और बुलाएगी अपने घर के बगल। ये किसकी कहानी है? दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फीमेल फ्रॉम ए मेल। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हें बड़ा खुश होना है, बड़े हीरो टाइप का। वी आर सर्वेंट, सेवा में लगे हुए लोग हैं हम लोग। मेल मैं पढ़ाऊंगा वहां। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बताओ किसकी संख्या हमेशा कम होगी? फीमेल गैमेट की। किसका साइज हमेशा बड़ा होगा? फीमेल गैमेट का। क्यों? जहां बनता है वहीं रह जाता है, उसकी तलाश में कौन आता है? मेल। इसीलिए मेल गैमेट संख्या में बहुत ढेर सारे बनते हैं और उनका साइज छोटा होता है ताकि ट्रेवलिंग आसान हो, और ट्रेवलिंग के दौरान वो करोड़ों की संख्या में नष्ट होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नष्ट होते हैं। इसलिए मेल गैमेट बहुत ज्यादा बनता। बताओ एक स्पर्म का काम था 2 मिलियन to 300 मिलियन स्पर्म निकले। फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते सब। मैं बता रहा हूं ना आपको, बायोलॉजी तो ऐसे अंगुलियों पे नचाओगे, बस सुनो केवल ध्यान से, बस क्लास मिस मत करो। कारण सहित चीजें पता होंगी। तो बताओ सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट। कब? 1665। कौन सी किताब लिखी? माइक्रोग्राफिया। किसमें देखा? थिन सेक्शन, थिन स्लाइस ऑफ कार्क। कार्क की सेक्शन कटिंग काट के देखा, और कार्क तो डेड होता है। एक बात बताएं भैया आपको, बड़ी सुंदर बात, चलो यहां से याद आ गया, बताते हैं। कार्क डेड होता है। पता है क्यों डेड होता है? कोई बता रहा है कार्क क्यों डेड होता है? मैं बताता हूं क्यों डेड होता है। कोई भी लिविंग सिस्टम ओपन केमिकल सिस्टम होता है। एनी लिविंग सिस्टम इज एन ओपन केमिकल सिस्टम। देखो हम लोग खुले हुए हैं, हमारा शरीर कितनी जगहों से पंचर है? 10 जगहों से। 10 जगहों से शरीर पंचर है। 2 4, 2 6, 1 7, 1 एनस 8, एक पेनिस पे जो ओपनिंग है 9, और फीमेल में 2 ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग 10। 10 जगहों से शरीर हमारा पंचर है। यूरिन पास होने का रास्ता फीमेल में दूसरा है। फीमेल थोड़ा साफ सुथरी होती है, अंडा उस रास्ते से कभी नहीं आता जिससे यूरिन पेशाब आती। अंडा के भाग यहां से। स्पर्म से हम लोगों ने पूछा तुम गुजर जाओगे? बोला साहब छोटा सा रास्ता है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा, नाक बंद करके निकल लेंगे हम सट्टे से, आप परेशान ना हो। मेल थोड़ा रफ एंड टफ है। इसीलिए देखना कंसेप्ट है, हंसने वाली बात नहीं। कहीं भी तुम देखो
हमारे यहां मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, उसी से यूरिन पास होगी, उसी से सीमन जाएगा। फीमेल में हमेशा यूरेटर अलग है, ओविडक्ट अलग है। ओवम को कंडक्ट करने वाली नली अलग होगी, तो दोनों के खुलने का भी रास्ता अलग होगा। वेजाइनल ओपनिंग वो है जहां से मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जा रहा, जहां पेनिस रिसीव होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो बर्थ कैनाल बनाएगी। मैं पढ़ाऊंगा, सब परेशान नहीं होना। यूरिथ्रल ओपनिंग छोटी सी है, वहां से यूरिन पास हो जाती है। तो 10 जगहों से शरीर पंचर है। और कोई भी लिविंग सिस्टम ओपन केमिकल सिस्टम होता है। ओपन केमिकल सिस्टम का मतलब वो बाहर से कुछ ले सकता है और शरीर से कुछ निकाल सकता है। देखो हम लोग निकालते भी हैं, लेते भी हैं। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने जाते हैं ना, और भकोसते भी हैं। और एक बात बताएं, अगर कोई केमिकल सिस्टम क्लोज हो जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे मान लो आप सोए हैं और हम तकिया लेके पहुंचे, प्लास्टिक वाली, और आपका नाक मुंह ऐसे दबा दिया, और नाक मुंह दबा दिया ऐसे, केवल 2 पंचर बना दें अगर हम अपना, यही 2 पंचर बना दो, 5 मिनट तक जीवित नहीं रह पाओगे, सांस फूल जाएगी, मर जाओगे। ऐसे तकिया दबा दिया मुंह, अब तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ऐसे छटपटाएंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर पैर ऐसे रुक गए, मतलब निकल लिए। कार्क क्यों मर जाती? क्योंकि इसके सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। बोलो कार्क सेल में, बोलो कार्क सेल की सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। बोलो सुबेरिन इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड एयर। अब भैया बताओ, जब सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया तो ये सेल ओपन रह गई कि क्लोज्ड केमिकल सिस्टम हो गई? अब ना बाहर से कुछ ले पाएगी और न ही कुछ निकाल पाएगी। बताओ बचेगी कि मर जाएगी? बोलो इसीलिए, बोलो बोलते नहीं हो यार तुम, बोलो इसीलिए कार्क सेल डेड हो जाती। तो जैसे ही दिमाग में आता है कार्क सेल देखा था, कार्क की स्लाइस देखी थी, तो ये बात अपने आप याद हो जाएगी आपको कि जो कुछ इन्होंने देखा था वो लिविंग नहीं था बल्कि डेड था। कोई दिक्कत किसी को? बोलो पहली दफा, पहली बार कुछ लिविंग मूवेबल सेल को, जैसे बैक्टीरिया, जैसे स्पर्म, देखा एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। तो बेटा ये दोनों एक ही क्वेश्चन है कि अलग अलग क्वेश्चन है? अलग अलग क्वेश्चन है। सेल को किसने देखा, सेल किसने टर्म यूज किया, ये अलग सवाल है। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, ये अलग सवाल है। एक पॉइंट और आज लिखवा दें, फिर छोड़ दें आपको। छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा। बोलो भाई, अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हें पता चला कि इतना टाइम बीत गया, 1.25 घंटे? मेरे क्लास में ये भी होगा, तुम जान भी नहीं पाओगे कि कैसे तुम्हारा टाइम गुजर रहा। और तैयारी भी हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। लिखिए अगली बात, लिखिए एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। आपको टाइम पता चल जाए यार तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, आपको टाइम नहीं पता चलेगा, परेशान मत होना। एंटोन, तुम्हें पता चल रहा है तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो बेटा। हाँ, अगर तुम्हें पता चल रहा है तो तुम कहीं भी जाओ तुम्हें पता चलेगा ही। ये अशुभ लक्षण है, इस लक्षण को चेंज करो, ठीक है ना? देखो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ये दूसरे साइंटिस्ट, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनका उल्टा बोलने की आदत होती है, ऐसे लोगों से दूर रहना। जैसे ये बच्चा जो बोल रहा था, ये नेगेटिव सोच के लोग हैं, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है ना? और नेगेटिव सोच के लोग क्या सोचते हैं बताओ? जब जहाज पानी में चल रहा था तो बोले पानी में चलेगा, कैसे चलेगा, आज तक कोई चीज चली है पानी में? और जब चलने लगा तो क्या बोले, गुरु चल तो गया अब रुकेगा नहीं। लेकिन पानी में जहाज चला भी, और तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना।
ये खुद की ऊर्जा बेकार करते हैं और आपको भी ये बेकार कर देते हैं, क्योंकि संगति का असर डीएनए से भी भयंकर होता है। लाइफ इज नथिंग बट ओनली एक्सप्रेशन ऑफ योर डीएनए। कैसा आप सोचते हो, आपके सोचने का तरीका क्या है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो हमेशा ये सोचता है कि वो जीत जाएगा वही जीतता है। इसलिए नेगेटिव सोच से बहुत दूर रहो। मतलब इतने सारे बच्चों में किसी को टाइम नहीं पता चला, लेकिन इनको पता चल रहा है, इसका मतलब इनका ध्यान यहां पढ़ने में नहीं है, फिर परिणाम उसी हिसाब से आ जाता है। लिखिए, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक was the first person who observed was the first person who observed was the first person, ये पहले आदमी थे, who observed, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक was the first person who observed, जिसने ऑब्जर्व किया, जिसने देखा, who observed few living cell capable of moving, few living cells capable of moving, कुछ लिविंग सेल देखा, सेल्स कैपेबल ऑफ मूविंग, जिनके अंदर मूव करने की क्षमता थी। फ्यू लिविंग सेल्स कैपेबल ऑफ मूविंग, लिख लिया भाई। लिखिए, सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मूविंग सच एज, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को ही क्या बोलते हैं बेटा? आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। तो कौन वो पहला इंसान था, पहला आदमी था जिसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, जिनके अंदर मूव करने की क्षमता थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। वो हमको एंटोनी ही लिखा रहता था, तुम्हारे यहां लिखा है एंटोन, तो तुम एंटोन पढ़ लेना। क्या देखा इन्होंने? बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखा, स्पर्मेटोजोआ देखा, रेड ब्लड सेल्स देखा, आरबीसी देखा। एक्चुअली सेल्स इतनी छोटी होती हैं भैया कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, इसीलिए शुरू में कहा गया कि ए बायोजेनेसिस होती है। नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजें अपने आप बन जाती, क्योंकि तब माइक्रोस्कोपी उतनी डेवलप नहीं थी। साहब ने खुद अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी और उस माइक्रोस्कोप से देखा था। इसीलिए साइटोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप एडवांस होती गई वैसे वैसे हम स्ट्रक्चर देखते गए और उसके बारे में पढ़ते गए। लिखो यहां पे एक लाइन लिखो, लिख लिया। अंडर हिज ओन डिजाइंड माइक्रोस्कोप, अंडर हिज ओन डिजाइंड माइक्रोस्कोप, अंडर हिज ओन डिजाइंड माइक्रोस्कोप, जिस माइक्रोस्कोप में ये देख रहे थे, अंडर हिज ओन डिजाइंड माइक्रोस्कोप, इन सेल्स को देखा और जिस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इन्होंने खुद डिजाइन किया था उस माइक्रोस्कोप को। किसने? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है बेटा, अब इसके आगे कल पढ़ाऊंगा सेल थियरी क्या है, व्हाट इज द सेल थियरी। एक लाइन मेरा और लिखवाने का मन कर रहा है, लेकिन उसको मैं तब तक नहीं लिखवाऊंगा जब तक कि न्यूक्लियस की खोज ना हो जाए। मैं ऐसे बता दे रहा हूं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में एक डेंस बॉडी देखी जो सेल के सेंटर में पाई जाती थी, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो सब्जेक्ट? अभी बहुत मजा आएगा, जैसे जैसे हम डूबते जाएंगे सब्जेक्ट में ना, एक एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे। और किसी को कुछ भी अगर समझ में नहीं आता
तो वो हमसे मिलेगा, हमको बताएगा कि सर यहां हमको ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक।